मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके द्वारा दी हुई एक आधी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप में से ही किसी की कुंडली पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वो बात जरूरी है, अकवैदिक ज्योतिष में सटीक भविष्यफल तक पहुंचने के लिए वर कुंडली का भी अध्ययन चाहिए, लेकिन वो वीडियो में संभव नहीं है। मैं लगन से बनाता हूं, उन सब के लिए तो मैं पत्रिका लिखता हूं। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक कन्या जातक की कुंडली पर, जिसकी आयु करीब 26-27 साल हो चुकी है। अच्छा शिक्षा का योग है, धन का भी योग है, लेकिन और किसी प्रकार का सुख उसमें दिखाई नहीं देता। कुंडली में महायोग भी है और दैत्य योग भी है। तो हम आपको आज बताएंगे ये महायोग, दैत्य योग, ये तीन होते हैं। एक महायोग, एक दैत्य योग, एक खल योग। आमतौर पर हम सभी ये कह देते हैं, जैसे ये कुंडली है, 12 भाव है भाई, इसका स्वामी इसमें यानी लगन का स्वामी तीर्थ भाव में, तीर्थ का स्वामी लगन में। ये राशि परिवर्तन योग हम इसको बोल देते हैं। भाई तुम मेरे घर को खराब मत करना, मैं तुम्हारे घर को खराब करूंगा, तुम्हारे घर को मैं खराब करूंगा। मतलब इसको कहते हैं एक भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी मान लिया अष्टम में बैठा है और अष्टम का चतुर्थ में बैठा है, इसको कहते हैं राशि परिवर्तन योग। तो ये दर्शकों 3 प्रकार का होता है और टोटल ऐसे 66 योग बनते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे महायोग। महायोग अति उत्तम योग है। साधारण तौर पर मैं आपको बता दूं, उसमें घर में हमेशा लक्ष्मी की कृपा रहती है, राजयोग भी बनते हैं, उसी से राजयोग बनते हैं, सम्मान मिलता है, पदवी मिलती है, वाहन आदि, धनी आदि मिलता है महायोग से। महायोग कैसे बनता है वो हम विचार करेंगे। महायोग के बनने के लिए पहला भाव, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां। पहला, दूसरा, चतुर्थ, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां, यानी 4 केंद्र, 2 त्रिकोण, एकादश और द्वितीय भाव। यानी ये कितने हुए? 8 भाव हुए। इन 8 भावों के स्वामी जब आपस में एक दूसरे की राशि में होते हैं तो उसको महायोग कहा जाता है। ऐसा राजयोग कारक बनता है इन ग्रहों की स्थिति से, 8 भावों की से। 8 भाव फिर कौन से? लगन का दूसरा, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम और एकादश, यानी 4 केंद्र, 2 त्रिकोण, द्वितीय भाव धन का भाव और आमदनी का भाव। इनके स्वामी आपस में होते हैं तो वो जो राशि परिवर्तन योग होता है उसको कहते हैं महायोग। साधारण तौर पर मैं बताऊं, ऐसे ही योगों में सम्मान पदवी मिलती है। उसके बाद आता है दैत्य योग। दैत्य योग कैसे बनता है? 6, 8, 12 भाव के स्वामी, यानी 6, 8, 12 भाव के स्वामी के द्वारा दैत्य योग बनता है, 3 भावों के द्वारा। अब हम जैसे से एग्जाम्पल बोलते हैं, छठे भाव का स्वामी, इस छठे भाव का स्वामी अगर इनमें से किसी से भी राशि परिवर्तन योग करेगा तो वह दैत्य योग होगा। छठे भाव का स्वामी चाहे अष्टम से हो या दसम से हो या एकादश से हो, द्वादश से हो, इनसे मतलब किसी से भी करेगा, यानी टोटल 12 भाव हैं और छठे भाव का स्वामी अगर किसी से भी करेगा तो 11 योग हो गए। तो उसमें ये दैत्य योग हो जाता है छठे भाव के स्वामी से। फिर है 8वां भाव का भी स्वामी का होगा। अब छठे का तो काम हो गया, अब 8वें भाव का स्वामी जब इनसे करेगा तो वो 10 योग बनते हैं। तो छठे का तो निकल गया और 8वां वो है ही, और इनसे किसी से राशि परिवर्तन करेगा तो वो 10 योग होते हैं, उनको भी दैत्य योग बोला गया है। आगे आता है द्वादश। द्वादश भाव का स्वामी, जब द्वादश भाव का स्वामी इनसे कहीं राशि परिवर्तन करेगा तो छठे में तो आ ही गया, अष्टम में भी आ गया, तो उससे 9 योग बनते हैं। तो इस तरह से दैत्य योग में
छठे भाव के द्वारा 11 बनते हैं, अष्टमेश के द्वारा 10 बनते हैं, द्वादश के द्वारा 9 बनते हैं, 30 बनते हैं। और महायोग में लग्नेश से 7 बनते हैं, धनेश से द्वितीय भाव से 6 बनते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी से 5 बनते हैं, पंचमेश से 4 बनते हैं, सप्तम भाव का स्वामी 3 बनते हैं और नवम भाव के स्वामी से 2 बनते हैं और दसमेश से 1 बनता है। मतलब जो एक बार जिसके साथ मिल गया तो उसका तो आ ही गया, उसकी तो बात ही नहीं। इसलिए जैसे मैं आपको लगन से बताता हूं, टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाव हैं, 4 केंद्र, 2 त्रिकोण, 1 एकादश और द्वितीय। मान लिया लगन का भाव है, लगन का भाव इनमें से जहां कहीं होगा तो 8 तो टोटल ही है, तो 7 योग बना देगा लग्नेश। अब धनेश द्वितीय भाव का स्वामी, तो द्वितीय भाव का स्वामी लग्नेश से तो बन गया है, तो द्वितीय भाव के स्वामी से 6 ही बनेंगे। क्यों, लग्नेश आउट हो गया, लगन भाव का स्वामी आउट हो गया, द्वितीय भाव का बाकी बचे 6, और इसे चतुर्थ भाव का स्वामी से 5 ही बनेंगे। क्यों, 8 में से 3 निकल गए, 8 में से ये 2 निकल गए, तीसरा चतुर्थ निकल गया, तो 5 ही योग बनेंगे। इसी तरह से पंचमेश से 4 योग बनेंगे। क्यों, पंचमेश का सप्तम से होगा, नवम से होगा, दसम से होगा और एकादश से होगा, राशि परिवर्तन योग, तो 4 ही बनेंगे। तो एक भाव एक ही बार आएगा। इस प्रकार महायोग 28 बनते हैं, दैत्य योग 30 बनते हैं। अब आ गया खल योग। खल योग, महायोग में जैसे मैंने बताया लक्ष्मी की हमेशा प्रगा रहती है, और दैत्य योग में मूर्ख होता है, बदनामी मिलती है, हानि होती है, व्यर्थ बोलने वाला होता है, अशुभ काम करने वाला होता है, कठोर वचन बोलने वाला होता है और संबंधित भाव की हानि करने वाला होता है। वो भी इस कुंडली में है, वो इसीलिए मैंने आज ये बताया। और कार्यों में बाधा आएगी, चंचल होगा, ये दैत्य योग का प्रभाव है। अगर आपका किसी भी कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी के साथ किन्हीं इनमें से राशन परिवर्तन योग कहीं भी हो रहा है तो दैत्य योग है, अशुभ बनता है, उसमें आपको फल नहीं मिलेगा। फल कहां मिलेगा, महायोग में मिलेगा। दूसरा खल योग। खल योग तीसरे भाव के स्वामी से बनते हैं, ये तीसरे भाव का स्वामी है, इससे 8 बनेंगे, तो 6 8 12 इसमें आएगा नहीं, और खल योग से 8 बनेंगे, 8 बनेंगे, बाकी कहीं से बनेगा। 8 योग बनेंगे तो छठे 12 का भी नहीं आएगा उसमें, बाकी तीसरे से बनाएगा, 8 योग बनेंगे। तो ये खल योग क्या होता है, कभी अच्छा देगा, कभी खराब देगा, कभी पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, कभी नेगेटिव एटीट्यूड होगा, इसका भी भाग्य अच्छा साथ देगा, कभी नहीं देगा, कभी देगा, मतलब मिश्रित फल देने वाला होगा। अगर तीर्थ भाव के स्वामी की आपकी किसी इनके साथ, इन 8 के साथ आपकी चल रही है, राशि परिवर्तन योग हो रहा है, 6 8 12 को छोड़ दो, तीर्थ भाव का स्वामी अगर इनके साथ है तो कभी अप एंड डाउन देगा, तो तीसरे भाव भी तुषराय है, तो पूर्ण रूप में घूमनेगा। हां, अच्छा राशि परिवर्तन योग क्या देगा, 4 केंद्र, द्वितीय भाव स्वामी एकादश का, पंचम का, नवम भाव का स्वामी, इनका आपस में राशि परिवर्तन योग है, तो वही तो राजयोग बनाते हैं, केंद्र त्रिकोण। साथ में हमारे मंत्रेश्वर जी ने फल दीपिका में इसमें लिखा है, साथ में द्वितीय भाव और आमदनी को भी ले लिया, तो धन के भाव है, वो भी जरूरी बात है, अच्छी बात है। तो दर्शकों, इसका मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बुद्धिमान, अच्छी शिक्षा, धन की कोई कमी नहीं, परंतु किसी प्रकार का सुख नहीं, ऐसे ग्रह योग है। बालिका का जन्म 11 जुलाई 1997 शुक्ल 6 हुआ, उत्तर फाल्गुन नक्षत्र 3 शुक्रवार को हुआ। मिथुन लगन लग्नेश बुध, द्वितीय भाव में शुक्र भी है, शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, तीसरे भाव में राहु है, और तीसरे भाव का स्वामी राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी सूर्य लगन में है। चंद्रमा 3:32 है, राहु के 29 बजे चंद्रमा को ग्रहण लग गया, चंद्रमा पीड़ित है। यहां पर मंगल भी है, मंगल मिथुन लगन के लिए परम पापी है, क्यों, छठे से छठा है और चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में मंगल का होना और चंद्रमा का राहु से पीड़ित होना, चतुर्थ भाव की हानि हो गई। अष्टम भाव में
पंचमेश और दशमेश गुरु नीच राशि में है लेकिन वक्री है, तो नीच के फल नहीं देगा, तो उससे कोई बात नहीं, वो रहेगा तो मकर राशि में ही है। हरिवंश पुराण ये कहता है कि गुरु जब पाप ग्रह की राशि में होता है या नीच राशि में होता है तो पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है, और ऐसा संतान आदि में परेशानी आती है। और कन्या के लिए गुरु तो विवाह का कारक है और सप्तमेश भी है। और दूसरा, लगन से वक्री है। जब लगन से वक्री ग्रह कोई भी होता है तो विवाह में प्रबल बाधा आती है। मिथुन लगन, दसम भाव में शनि है, शनि छठे भाव का और अष्टम भाव का, नौम भाव का स्वामी है, शनि भी अशुभ है। अब बात करें मिथुन लगन की, मिथुन लगन के स्वामी देव हैं, इनका रुझान शिक्षा की तरफ अधिक होता है, बुद्धिमान होते हैं, वाचाल होते हैं और भाषण अच्छी तरह से देना जानते हैं, विद्या प्राप्ति का इनका अधिक ध्यान होता है और काम करने की, इनके कई काम करने की रुचि होती है। ये सोचते हैं कि हम इसको भी कर ले, उसको भी कर ले, दक्षत नहीं होता। और लग्नेश बुध द्वितीय भाव में है, लग्नेश जब द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव परिवार कुटुंब का भी भाव है, बंधन का भी भाव आ जाता है, लेकिन धन का भी भाव है, तो राजा जैसा आदमी होगा, ऐश्वर्यशाली होगा, बुद्धि बल से धन की अपनी वृद्धि करेगा, लेकिन माता भी उसकी ऐसी होगी, धन खर्च करने से पहले 3 बार सोचेगी, उसको धन को ज्यादा प्यार करेगी और कंजूसी इसी से बात करेगी, धन को अधिक महत्व देने वाली होगी, कहने का मतलब। और बालक भी ऐसा ही हो जाता है। बुध कर्क राशि में है, हमेशा किसी की भी कुंडली हो, अगर बुध कर्क राशि में है तो वह स्वास्थ्य में कमजोरी दे देता है। क्यों? कर्क राशि वक्षस्थल की राशि है और बुध को अशुभ माना गया है। उसके बाद बात करें सूर्य की, सूर्य राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, प्रभावशाली तो रहेगा, लेकिन सूर्य सप्तम दृष्टि से पृथक कारक बन गया, राहु अधिष्ठ राशि का बन गया, यहां पर सप्तम भाव में हानि करेगा। चंद्रमा, चंद्रमा का ये राशि परिवर्तन योग है। ये राशि परिवर्तन योग जो मैंने बताया महायोग, जो 28 में से, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का राशि पर, द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध यहां पर है। यह राशि परिवर्तन योग। और चतुर्थ भाव किसका है? भूमि का, मकान का, सुख का भाव है, और धन भाव, द्वितीय भाव धन का भाव है, यानी दोनों ही कोई अचल संपत्ति है या संपत्ति है, तो ऐसे जातक के पास धन की कोई कमी नहीं होगी, संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बुध का चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग है। यहां पर यह महायोग आ गया, द्वितीय भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव से राशि परिवर्तन योग, महायोग आ गया, जो मैंने आपको बताया। धनेश का चतुर्थ भाव के साथ है, तो धनेश द्वितीय भाव का स्वामी धनेश हो गया, धनेश का चतुर्थ भाव के साथ है राशि परिवर्तन योग। वो अलग बात है कि इसमें चंद्रमा पीड़ित है, हो सकता है आपका नहीं पीड़ित हो, वो अलग बात है कि इसका नुकसान हो रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन योग अपनी अपनी जगह है, उसकी बलवंता के आधार पर मिलेगा। यहां पर चंद्रमा राहु से पीड़ित है, चंद्रमा राहु के 29 डिग्री, चंद्रमा के 3 डिग्री चंद्रमा को ग्रहण लग गया और चतुर्थ भाव का कारक है, और मंगल भी अशुभ है, तो सुख की आशा नहीं, चतुर्थ भाव आशा नहीं, वो अलग बात है। अब यहां पर मंगल है, बना मंगल मकान का कारक है, धरती का कारक, उसमें कोई बना बनाया मकान मिल जाएगा, आराम से बन जाएगा बना बनाया। चंद्रमा धन, भूमि, कुटुंब का अच्छा सब कुछ, और धन की उन्नति के लिए राशि परिवर्तन योग महायोग हो गया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसे के पास लक्ष्मी हमेशा ही रहती है और रहेगी जब दोनों का ऐसा हो गया। मंगल को बता दिया कि मंगल परम पापी है, लेकिन चतुर्थ भाव में शुक्र तो नहीं देगा, लेकिन मकान आप बना बनाए। मंगल की चतुर्दशी सप्तम भाव पर है, जीवन साथी के विषय में परेशानी वाली बात आएगी, और मंगल दसम भाव के लिए कारक है और व्यवसाय में उछालेगा, और अष्टम दृष्टि से आमदनी को खींचेगा, आमदनी को खींचेगा, और बुध और शुक्र पकड़ के रखेंगे। आगे बात करते हैं गुरु की। गुरु 2 भावों का स्वामी है, सप्तम भाव का, दसम भाव का, केंद्र अधिपति दोषी है, प्रभावहीन है और खड्डे में गिर गया, अच्छी कुर्सी नहीं मिली। मकर राशि में है, नीच राशि में है, नीच राशि में होने दो, वक्री हो गया, कोई बात नहीं, उसके फल देगा, लेकिन क्या करेगा? जहां पर देगा धन की और बढ़ोतरी करेगा, तो उच्च दृष्टि से देगा, धन की बढ़ोतरी करेगा, खर्चा भी अधिक करेगा, लेकिन यहां पर सुख की हानि होगी, यहां पर सुख की हानि होगी। तो जातक को सुख की हानि होगी,
कुछ भी होने दो, हम लोग एक दूसरे के भाव से जुड़े हुए हैं। चतुर्थ भाव हमारा सुख का है। इस जातिका को सुख की हानि होगी, सुख इसके जीवन में नहीं लिखा हुआ है, क्यों? चतुर्थ भाव पीड़ित है। शुक्र लक्ष्मी स्वरूप पहले से ही है, और सप्तम भाव का, ये पंचम भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में है, जल तत्व राशि में। यह भी स्वास्थ्य में परेशानी देगा, लेकिन बुध के साथ है। शुक्र कलात्मक भी है, शुक्र कलात्मक है और लगन के साथ में है। ऐसा जातक कलात्मक विचार वाला होगा, नाटक संगीत वाला होगा, इस तरह से उसकी बुद्धि होगी। वो ऐसे में अगर ग्रह योग अच्छा होता तो कहीं ऊंचा उठ सकता है, क्यों? पंचम भाव कलात्मक का भी भाव है, और शुक्र उसका स्वामी है, द्वितीय भाव में है। यहां पर शुक्र बुद्धि और चतुराई से धन की प्रतिष्ठा करेगा, बाहरी स्थानों से उसका संबंध मिलेगा, बाहरी स्थानों से लाभ और सम्मान मिलेगा। और जल तत्व राशि में है, थोड़ा स्वास्थ्य में तो कमजोरी देगा, थोड़ी सी स्वार्थ की भावना रहेगी, चतुर रहेगा, और अष्टम भाव को देख रहा है। तो ऐसा जातक का जीवन ठाठ बाट से होगा। जीवन ठाठ बाट से गुरु और बुध कर रहे हैं, लेकिन सुख यहां नहीं है, तो ठाठ बाट सब निकल गया। अब बात करें शनि की। शनि जैसा मैंने बताया अष्टम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दशम में है। भाग्य में देरी होगी, और पिता का कोई योगदान नहीं होगा इसकी प्रगति में। पिता का कोई योगदान नहीं होगा, अभाव में होगा, बाधाएं होंगी, आएंगी, असफलता रहेगा, घरेलू सुखों में परेशानी आएगी। और शनि से सूर्य भी पीड़ित हो रहा है, सूर्य पीड़ित हो रहा है शनि से, और फिर पीड़ित यहां पर दे रहा। और शनि की दशम दृष्टि सप्तम भाव पर है, प्रथात्मक प्रभाव देगा। अब इस सप्तम भाव पर मंगल का भी सुप्रभाव हो गया, शनि का भी सुप्रभाव हो गया, राहु अधिष्ट राशि का, सूर्य का भी तीन प्रभाव हो गया, और सप्तम से अष्टम भाव में हो गया, और लगन से वक्री गुरु हो गया। विवाह में बाधा और योग में भी बाधा आ गई। अब बात करें राहु की। राहु तो 29 डिग्री में है, ठीक है, जैसी डिग्री से देगा, बुद्धि और चतुराई से भाग उदय में देरी करेगा, पराक्रमी तो रहेगा राहु, तो तीसरे भाव में पाप ग्रह पराक्रमी हो जाता है, परंतु विवाह में देरी करेगा। पंचम दृष्टिया विवाह में देरी कर रहा है, भाग्य में हानि करेगा, और आमदनी में परेशानी देगा, उतार चढ़ाव देगा। केतु भाग्य की हानि करेगा, लगन को प्रभावित कर रहा है केतु, भाग्य में परेशानी होगा, साहसी होगा, और शिक्षा संतान में वो अलग बात है। इनका है कि 29 पर कुछ नहीं, ना के बराबर है, ऐसा देगा। तो दर्शकों, आज मैंने इस कुंडली का मैंने आपके सामने तकरीबन सारा विश्लेषण कर दिया। इस जातिका को धन की कोई कमी नहीं है, कलात्मक विचार है, बुद्धिमान है, और धन के दोनों ही देवता गुरु और शुक्र है, इनका द्वितीय भाव पर प्रभाव है, और लग्नेश भी वहां पर है। धन और जायदाद भी विस्तृत होगी, लेकिन उसका क्या फायदा होगा? यहां पर तो सुख है नहीं, और विवाह में परेशानी आ रही है, और राहु की महादशा चल रही है। लक्ष्मी योग महायोग यहां तो बन गया, द्वितीय भाव का स्वामी का चतुर्थ भाव का स्वामी राशि परिवर्तन योग, लेकिन ये दशम भाव का स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी का जो राशि परिवर्तन हो गया, ये दैत्य योग हो गया। यानी अष्टम भाव के स्वामी का और दशम भाव से होगा, ये दैत्य योग हो गया, मूर्ख हो गया, बदनामी होगी, बदनामी से किसी में भी हो, व्यर्थ बोलने वाला होगा, सदाचारी नहीं होगा, उल्टे पुल्टे काम करने वाला है, ये दिक्कत रही। अब इसका उपाय भी देखते हैं। लड़की है, शादी तो बहुत जरूरी है। दर्शकों, इन ग्रहों का, ये ग्रहों की स्थिति क्यों बनी उसकी, जैसा मैंने बताया, किसी भी कुंडली में अब गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, नीच राशि में हो, तो पितरों का प्रभाव है। हनुष पुराण में बिल्कुल लिखा हुआ है, इनको अपने पितरों की शांति करानी पड़ेगी, पितरों की शांति करानी पड़ेगी, पितरों की शांति कराए, और शांति कराने के बाद, दोष निकालने के बाद, इस जातक को विवाह से पहले कुंभ विवाह जरूर कराना चाहिए। कुंभ विवाह करने के बाद फिर योग वर्ष से शादी करे, जीवन सुखी होगा और शादी भी हो जाएगी। जो दोष आए हैं ना दर्शकों, उन दोषों का जो प्राश्चित जब कर लोगे, उनका निवारण हो जाता है। भगवान भी भगत के बस में होते आए, और हमने देखा है सहज ही फल मिल जाता है। तो ऐसा जातिका को करना चाहिए, पितृदोष निवारण करें, और विवाह से पहले कुंभ विवाह करें, कुंभ विवाह करके योग वर के साथ शादी करें, अवश्य फायदा होगा, और दाम्पत्य सुख भी सुखी रहेगा। मैंने एक होनहार कन्या जो कि आज 27 साल की है लगभग,
मैंने उस कुंडली का तकरीबन सारा विश्लेषण कर दिया और नए योग आपको बता दिए, महायोग, दैत्य योग, खल योग के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दे दी तो आगे आएगी। तो आप ये ना सोचे कि हमेशा राशि परिवर्तन योग शुभ होगा, कभी खराब भी होता है। आप समझते हैं। और ये वीडियो किसी के काबिल है, किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, मैं तो इसी तरह से आप ही की कुंडली जो मिलती है उसी से बनाता हूं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए। आपके पास भी कोई पॉइंट होगा वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि मेरा भी ज्ञान वृद्धि करे। फिर कहूंगा ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्वदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, 25-30 पेज हाथ से लिखन हो जाते हैं और जिंदगी में कभी धोखा खाने की जरूरत नहीं होती। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से राह आसान करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष चलने के लिए। अगर आपने मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।